नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले क्रिसमस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है आप सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि बताते हैं हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। खबर का हर एक बिंदु आपको जानकारी के साथ बताते हैं और विश्लेषण के साथ बताते हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का रुख करने वाले हैं, उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई होगी। क्या बांग्लादेश सीरिया बनता जा रहा है? क्योंकि क्रिसमस का आज पर्व है और क्रिसमस से एक दिन पहले दहला है ढाका और ईसाइयों पर हो रहा है अब हमला। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है राजनीति से जुड़ी हुई। कांग्रेस पर भारी पड़ रही है राहुल की बयानबाजी। राहुल ने ऐसा क्या बयान दे डाला जो कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है और राहुल को देना होगा उसका जवाब। और साथ ही साथ जिस तीसरी और आखिरी खबर पर न्यूज पंच में हमारी नजर रहने वाली है वो है अरावली से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार का सख्त एक्शन आया है। अरावली को कैसे संरक्षित किया जाए, ऐसे में अब सेफ रहने वाली है अरावली। बताएंगे आपको विस्तार के साथ ये 3 खबरें न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली और मुख्य खबर के साथ, जो कि है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में इस समय हालात ठीक नहीं है। हिंदुओं के बाद अब क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले यानी कल बांग्लादेश की राजधानी ढाका दहली और एक बार फिर हिंसा से दहल उठी। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान के दौरे की तैयारी चल रही थी। घटना ने बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी ढाका में इस समय डर और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हिंदुओं के बाद आखिरकार कौन है अगला टारगेट बांग्लादेश में। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आने वाले हैं चुनाव और चुनाव आने से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर बर्बरता बरताई जा रही है और उन पर चल रहे हैं अत्याचार। एक तरफ हमने देखा कि कुछ दिनों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन अब क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कल बांग्लादेश की राजधानी ढाका दहली है और हिंदुओं के बाद टारगेट बनाया जा रहा है अब ईसाइयों को। तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या बांग्लादेश सीरिया की राह पर आगे बढ़ चला है? क्योंकि क्रिसमस पर ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, ईसाई समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, जिनकी जनसंख्या बांग्लादेश में घटकर करीब 1.5 करोड़ रह गई है, उन अल्पसंख्यकों पर बर्बरता बरताई जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हिंदू की निर्मम हत्या कर दी गई और अब कल एक बम ब्लास्ट होता है और बम ब्लास्ट के बाद ईसाइयों पर हमला होता है। यह बम ब्लास्ट इतना तेज था कि एक युवक की इसमें मौत भी हो गई। तो बांग्लादेश में बमबाजी, चुनाव की घोषणा के बाद से हिंसा यहां जारी है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार हिंसा की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं और अब बम ब्लास्ट की भी घटनाएं सामने आ रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी आज है, तारिक अनवर की वापसी आज है। इस पर सभी की, तारिक रहमान की वापसी आज, और तारिक रहमान की वतन वापसी से पहले ये बम ब्लास्ट हुआ है। ये बम ब्लास्ट कहां हुआ? मोग बाजार में फ्लाईओवर से फेंके गए देसी बम और सियाम नाम के एक युवक की इसमें मौत भी हो गई है। मुक्ति जोधा संसद सेंट्रल कमांड के सामने ये धमाके हुए हैं और धमाके के बाद ढाका में अफरा तफरी मची। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ईसाइयों को अब अगला टारगेट बांग्लादेश में बनाया जा रहा है। आइए अगली खबर का रुख करेंगे, जिसमें बात करते हैं कि तारिक रहमान आखिरकार कौन है। तारिक रहमान, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि ये तारिक रहमान कौन है जिनकी वतन वापसी हो रही है और इलेक्शंस में यानी कि जो चुनावों की घोषणा हुई है उनमें इनका क्या महत्वपूर्ण रोल है।
बीएनपी के सीनियर वाइस चेयरमैन रहे हैं तारिक रहमान, और तारिक रहमान के आने की ये तैयारियां ही चल रही थी जब ये बम ब्लास्ट हुआ। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर तारिक जो है वो रहे हैं, और 1980 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इन्होंने पढ़ाई की है, और 1988 में बीएनपी के जनरल मेंबर भी बने तारिक रहमान। और इनके राजनीतिक सफर के बारे में अगर आपको और बताएं तो 1991 में इन्होंने चुनाव प्रचार संभाला, जिसके बाद 2007 की तरफ बढ़े तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके साथ 2008 में जब इनको जमानत मिलती है और इलाज के लिए ये लंदन जाते हैं, और लंदन जाने के बाद अब इनकी वापसी हो रही है। लंदन से ही बीएनपी की राजनीति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अवामी लीग जो है बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी रही है, लेकिन इस बार के चुनाव पर अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएनपी जो इस चुनावों में उतरेगी उसमें तारिक रहमान की एक अहम भूमिका हो सकती है। तो क्यों अहम है बांग्लादेश के लिए इस समय तारिक की वापसी चुनावों के लिए भी अहम मानी जा रही है। आपको बताते हैं कि तारिक रहमान की आज बांग्लादेश में हो रही है वापसी। शेख हसीना के जाने के बाद, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब देश से हटाया गया, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बीएनपी का जो दबदबा है वो बांग्लादेश में बढ़ गया। बड़ी ताकत के रूप में इस समय उभर रही है बीएनपी। और आपको बता दें कि अब से बस 2 महीने बाद, यानी कि फरवरी 2026 में चुनावों की घोषणा कर दी गई है, यानी कि बांग्लादेश में होने हैं आम चुनाव। आपको बता दें कि जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हटी थी, तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी थी मोहम्मद यूनुस की। कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे, लेकिन चुनावों में देरी हो गई और अब फरवरी 2026 में होने हैं चुनाव। वापसी को माना जा रहा है कि ये एक निर्णायक राजनीतिक क्षण है, क्योंकि तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति, बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश की इस समय राजनीतिक लिहाज से बात की जाए, आर्थिक लिहाज से बात की जाए, इस समय बांग्लादेश पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। इसके साथ आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार जब हिंसा बढ़ रही है और हिंसा और भड़कने की आशंका इस समय जताई जा रही है। अब ये कौन कह रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये आशंका जताई है, अलर्ट किया है कि बांग्लादेश में हिंसा अभी और भड़क सकती है। तारिक की हाई प्रोफेशनल जो प्रोफाइल वापसी है वो आज है, और हाई प्रोफाइल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई सालों बाद जब ये वहां आ रहे हैं वापस, तो इनकी चुनावों में कहा जा रहा है कि अहम भूमिका हो सकती है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कट्टरपंथी गुट भी कर सकते हैं ये हरकत, यानी कि हिंसा फैलाने की कट्टरपंथी जो है वो हरकत कर सकते हैं, और हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। तो बांग्लादेश के लिए आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, और हम कुछ समय से देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और भारत बांग्लादेश की बात भी करें, उनकी कूटनीति की बात भी करें, तो भारत कड़ी निगरानी बनाए हुए है और समय समय पर बदलाव भी किए जा रहे हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, क्रिसमस का आज मौका है, ईसाइयों का ये दिन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है उनके लिए, ये पर्व है, ये उत्सव मनाने का दिन है, लेकिन बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है? ये ईसाइयों के साथ जो निर्ममता कल बरताई गई है, बर्बरता हुई है, एक युवक की मौत भी हुई है, माना जाए कि अब हिंदुओं के बाद ईसाई टारगेट पर है। देश में ये जो उपद्रवी तत्व हैं वे सबको, उन सभी लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बांग्लादेश के जो लिबरल पॉलिटिक्स थी उस लिबरल पॉलिटिक्स को मानने वाले हैं। ये जो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, ये बम ब्लास्ट उस जगह पे हुआ है जो 1971 के जो वार वेटरन्स थे उनका एक स्मारक है, उस स्मारक पे हुआ। तो आप मान सकते हैं कि एक प्रतीक स्थल जो है कि जिस 1971 वार के बाद बांग्लादेश मुक्त हुआ, आजाद हुआ, पाकिस्तान के खूंखार हाथों से उसे आजादी मिली, उस स्थल को नष्ट करने का प्रयास जो हो रहा है, आप समझ सकती हैं कि अभी बांग्लादेश में जो चुनाव आने वाले हैं, फरवरी 12 को चुनाव होगा, उस चुनाव के पहले एक तरीके से कहे कि पोलराइज करने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसा कि हमने देखा कुछ दिन पहले कि वहां एक आध जगह आईएसआईएस के झंडे भी दिखे। तो ये जो पूरा पाकिस्तान की कोशिश है कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्रवाद के रूप में पोलराइज किया जाए ताकि लिबरल पॉलिटिक्स की जगह वहां खत्म हो जाए।
अब देखिए बीएनपी के जो ये एक्टिंग चेयरमैन है, जो आके हो सकता है कि वो चेयरमैन की घोषणा हो, क्योंकि खालिदा जिया की हालत, जो शारीरिक हालत है, स्वास्थ्य कारणों से वो सक्षम नहीं हो पाएंगी चुनाव में भाग लेने में उस तरीके से। तो इनके आने का भी एक वो समय है जिसके पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। उधर जो एक पार्टी है जो छात्र आंदोलन से उभरी है, वो सिटीजन पार्टी, बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी, वो चाहती है कि चुनाव मैदान में वो भी खड़ी होगी। तो एक तरह से बाइपोलर अगर चुनाव होता है, जिसमें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सिटीजन पार्टी, ये दोनों में अगर होता है तो अखिलेश, कोशिश ये यहाँ मैं कर रहे आपसे हैं ये भी वो लोग। पूछना चाहूंगी, क्योंकि तारिक रहमान पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हैं, वतन वापसी कर रहे हैं और बीएनपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चुनावों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तारिक रहमान की विचारधारा की बात करें तो कैसी विचारधारा लेकर वो आते हैं? अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई, देश की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई? देखिए, तारिक रहमान की विचारधारा अगर कहें तो उनको ये माना जाता रहा है अभी तक कि वो जो अवामी लीग है, अवामी लीग से थोड़ा सा उनका दक्षिणपंथी रुख रहा है हमेशा। लेकिन चूंकि एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जिसका कि इतिहास रहा है, इनके प्रधानमंत्री रहमान के प्रधान माँ जो है वो प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की, तो इस मामले में कह सकते हैं कि उनको, उनके अंदर ये क्षमता हो सकती है कि वो बांग्लादेश के सभी धड़ों को एक साथ ले चलने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद सैनिक जो खालिदा जिया के पति थे वो बने, उसके बाद उनकी हत्या हुई, उसके बाद फिर से सैनिक हुआ, इरशाद बने। तो इस तरीके से बाईपोलर पॉलिटिक्स वहां चलती रही अवामी लीग और बीएनपी के बीच में। दोनों ने एक मैच्योरिटी के से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी। अब अवामी लीग अभी चुनाव मैदान से बाहर है। अभी देखना होगा कि 12 फरवरी के पहले उनको चुनाव में भाग लेने की इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है। पूरी दुनिया हालांकि दबाव बिल्कुल बना रही है अखिलेश, बांग्लादेश पर। तो तारिक रहमान की वापसी पर नजर रहने वाली है और किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर जो ये अत्याचार हो रहे हैं ये कब थमेगा और बांग्लादेश में कब शांति का माहौल होगा, इस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। तमाम जानकारियों के साथ अखिलेश बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी में आखिरकार क्या हो रहा है? जिनके दिग्गज नेता एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए 5 जनवरी की डेडलाइन दी है। जी हां, 5 जनवरी तक उनको अपना जवाब देना होगा। ये जो बयानबाजी राहुल गांधी के द्वारा की गई है, जिसको कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रद्रोह की बयानबाजी है, जानबूझकर इस तरीके की बयानबाजी की गई। आपको बताते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल होता क्या है कि राहुल गांधी ने पिछले साल कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान भारत की एकता और अखंडता पर सवालिया निशान लगाए थे और इस बयान का कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन भी किया। साथ ही आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कब और कहां क्या राहुल गांधी ने कहा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और वहां ले चलते हैं जहां आपको तथ्यों के जरिए हम बताएंगे कि क्यों सवालों के घेरे में है इस समय कांग्रेस और साथ ही साथ क्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, बयानबाजी में फंसे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। साथ ही इन नेताओं को मिला है नोटिस। अब ये नोटिस क्यों मिला है? नोटिस मिला है, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद एक डेडलाइन भी दे दी है। ये डेडलाइन है उनको जवाब देने की। उनसे सवाल पूछे गए हैं और सवालों के जवाब उनको 5 जनवरी तक देने होंगे। लखनऊ के हजरतगंज थाने का ये केस है जहां ये दर्ज है और 5 जनवरी तक अब सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यहां जवाब देना होगा। राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी बयान का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनसे जवाब तलब किया गया है जो उनको देना है 5 जनवरी तक। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि राहुल और ये जो उनका विवादास्पद बयान है वो आखिरकार कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। डेट थी, तिथि 15 जनवरी साल 2025, यानी इसी साल के शुरुआत में ही राहुल गांधी एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद ये जो मामला है
वो चला जाता है थाने, थाने के बाद कोर्ट, और कोर्ट ने मांगा है अब जवाब। राहुल गांधी के बयान पर हुआ क्या कि राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। वहां जब वो संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर वो फंस गए। राहुल ने कहा कि भाजपा, संघ और ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। तो ये आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से भी, और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है उसने कहा है कि राहुल गांधी का ये जो बयान है वो राष्ट्र विरोधी है। अब कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आप हमें इसका जवाब दीजिए, उसके बाद सुनवाई जो है वो शुरू होगी। तो सुनवाई कहाँ होगी? लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी, और इंडियन स्टेट की व्याख्या को बनाया गया है यहाँ आधार, यानी कि जो इंडियन स्टेट में जो बातें कही गई हैं जिसको हर भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए, उसको आधार बना के जो केस है वो दर्ज किया गया है। इंडियन स्टेट में सिर्फ सत्ताधारी दल नहीं, संसद, न्यायपालिका, समूची संवैधानिक व्यवस्था शामिल होती है, और देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध ये राहुल गांधी के बयान को देखा जा रहा है। तो अब बताते हैं आपको कि जो राहुल गांधी अब जो फंस गए हैं, आखिरकार शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है, क्या आधार बनाया है। आपको बताएं कि राहुल का जो ये बयान है वो कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी है, यानी कि राष्ट्र के मूल्यों के खिलाफ है, और जानबूझकर यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान राहुल गांधी देते हैं, और सोच समझकर ये बयान निकलता है। ऐसा नहीं है कि जबान फिसल गई, राहुल गांधी ने बड़ी सोच समझकर ये बात कही है, और बयान जो है भारत और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, ये कहना है शिकायतकर्ता का। और शिकायतकर्ता ने ये भी कहा है अपने दलीलों में कि जनता को यहाँ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ साथ देश को अस्थिर करने की भी बड़ी साजिश यहाँ राहुल गांधी के बयान के बाद की गई। राहुल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के केस की मांग यहाँ की गई है, और मौजूदा नेताओं ने नहीं किया बयान का विरोध, यानी कि जो मौजूदा वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने राहुल के इस बयान का समर्थन किया है। विरोध ना करने का मतलब यह है कि आप बयान का समर्थन कर रहे हैं, ये कहना है शिकायतकर्ता का। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राहुल गांधी के इस मामले को और तफ्तीश से जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, देखते रहिए न्यूज पंच। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंगोस मसाला। मसाले सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल। पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।
ब्रेक के बाद न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे राहुल गांधी ने जो 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में बयान दिया, उस बयान जो है वो कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने मांगा है राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से जवाब, और ये जवाब देना है उनको 5 जनवरी तक। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राहुल गांधी की जो बयानबाजी है ना, वो कोई नई नहीं है और कोर्ट में जाने का मामला भी कोई नया नहीं है। राहुल का इससे पुराना नाता रहा है, रिश्ता रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कहां कहां राहुल का कोर्ट से पुराना नाता रहा है। लखनऊ में आपको बताएं कि वीर सावरकर पर एक विवादित बयान का केस चल रहा है। इसके बाद हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का आरोप राहुल गांधी पर है। इसके साथ साथ कोर्ट से दोषमुक्त युवकों को बताया आरोपी। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो ये कोर्ट से नाता है ना, बहुत पुराना है। कई बयानों में राहुल गांधी फंसते रहे हैं और ये भी जो बयान 15 जनवरी 2025 को दिया, कहा जा रहा है कि सोचा समझा बयान है और राष्ट्रद्रोह का आरोप यहां शिकायतकर्ता राहुल गांधी पे लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 जनवरी तक राहुल गांधी अपने पक्ष में क्या जवाब देते हैं। इसी के साथ न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अगली मुलाकात जो होगी ना, वो आपसे होगी दोपहर 2 बजे।